ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? अब बताएं, अब आवाज पहुंच रही है? बताएं, अब आवाज पहुंच रही है? चल, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ, फिर आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ, जा रही है, ठीक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और इसमें कंक्रीट चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो कंक्रीट चैप्टर में आज जो हमारा डिस्कशन होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे हमने डिस्कस किया था डिटेल में, वो भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छा समय लिया था। ताकि देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से डिटेल में करा रहा हूँ, और इसलिए करा रहा हूँ ताकि ऑनलाइन भी आपको फ्री में एक अच्छा कंटेंट मिल सके। कंटेंट मिलने को तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ढूंढने पे, लेकिन अच्छा कंटेंट मिल सके। तो ये शपथ बैच चल रहा है जिसमें हम लोग कंक्रीट कवर कर रहे हैं, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट आज कवर करने जा रहे हैं। मेरा नाम है रवि प्रताप राव और मैं कवर कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, समय को न बर्बाद करते हुए। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो कल के क्लास में हमने देखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना बड़ा आसान था। हमने बताया आपको कि ये कोई स्पेसिमेन है, इस पे कंप्रेसिव लोडिंग लगाइए और वो कितना लोड रजिस्ट कर रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए। कौन सा एरिया, लोडिंग एरिया, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। इतनी बात तो हमने समझ ली थी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात यह है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे पता किया जाए। हमने एक बात और डिस्कस करी थी कल के क्लास में कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग इनडायरेक्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पता करने के लिए हम लोग लोडिंग कौन सा लगाने वाले हैं, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव लोडिंग लगा करके टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। बात समझ में आया? अब बात यह है कि ये टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ होता है थोड़ा सा परफॉर्म करना। इसलिए आईएस कोड ने इसकी वैल्यू को सिंपल करके दे दिया है, वो लास्ट में बात करेंगे। आईएस कोड ने, आईएस 456 ने इनकी जो वैल्यू आएगी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, इसकी वैल्यू को बार बार न कैलकुलेट करना पड़े इसलिए उसने अलग से दे दिया है। लेकिन फिर भी ये आपको टेस्ट तो समझना पड़ेगा ना कि कैसे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी पे ध्यान दे रहा हूं मैं। टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है उसको बता रहा हूं, लेकिन लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि इतना आपको करना नहीं है बार बार। एक सिंपल वैल्यू है, इतनी ली जाती है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट के लिए। चलिए ठीक है, मैंने लिखा है इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करना है और शायद ही आपको मिले ये ऑनलाइन फ्री में कंटेंट, क्योंकि ये दोनों टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कोई बताता नहीं है जल्दी। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू एक चीज तो शायद आपको पता ही होगी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली जो होता है वो 10% होता है, किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कम होती है। हाय, ओके शुभम, ओके।
तो शुभम भी आ गए हैं। तो 10% शुभम और जय दोनों लोग आ चुके हैं। 10% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वैल्यू बहुत कम होती है अगर आप बात करें तो, इसीलिए तो शायद रीइंफोर्समेंट भी दिया जाता है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंड्यूस कर देता है, तो वो चीज़ वहाँ से पूर्ति हो जाती है। चलिए अब इस बात को समझते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट पेज पे। पहला जो टेस्ट है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको समझते हैं हम लोग। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, मैंने बोला टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको आसान किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है इस बात को समझते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट लोडिंग का यूज करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए सबसे पहले पेज पे मैंने फिगर दे दिया ताकि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करने में थर्ड पॉइंट लोडिंग का यूज किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। अब बात करता हूं मैं ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर इसी को बोला जाता है एक और नाम से आप समझ सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर। टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, स्पेसिमेन लेना है। तो स्पेसिमेन जो लिया जाएगा, स्पेसिमेन का जो साइज होगा यहाँ पे, अगर आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने जा रहे हैं, अब देखिए अब पता चलेगा, शुभम भी हैं, जय भी हैं, और भी एक लोग हैं कोई, तो बताइए जरा यहाँ पे स्पेसिमेन का साइज क्या लिया जाता है, स्पेसिमेन का साइज क्या लिया जाता है, बता सकते हैं या क्या ले सकते हैं आप? चलिए स्पेसिमेन का साइज यहाँ पे हम लोग लेने जा रहे हैं 150 इंटू 150 इंटू 700 मिलीमीटर। इसके अलावा देखिए आया है जवाब, एकदम सही जवाब, शुभम का जवाब आया है। इसके अलावा अगर मैं लेना चाहूं तो कोई एक और साइज भी ले सकते हैं, वो भी अगर देखा जाए तो कौन सा है, 100 इंटू 100 इंटू 500 मिलीमीटर। लेकिन ये वही कहानी है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मैंने बोला था कि 150 mm क्यूब भी ले सकते हैं या फिर 100 mm क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे एक और चीज बोली थी मैंने। क्या बोली थी? कि अगर आप 100 mm क्यूब लेंगे तो उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो लेंगे आप वो कितना होगा, 20 mm। अगर कंक्रीट ले रहे हैं, उस कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट है उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm है, तभी इस स्पेसिमेन को लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता है। इससे बड़े अगर एग्रीगेट हैं, 20 mm से बड़े एग्रीगेट हैं, तब इस स्पेसिमेन को यूज नहीं किया जाता है, तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग वहां पे भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी कर लिए, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्पेसिमेन का साइज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कंक्रीट को इसमें भरेंगे, कंक्रीट को इसमें भरेंगे। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, सिंपल सी बात। तो कंक्रीट को इसमें भरेंगे, भरने के बाद इसको लिख दे रहा हूं मैं, फिल द कंक्रीट इन स्पेसिमेन, और उसके बाद से छोड़ देंगे उसको सेट होने के लिए। सेट होने के बाद उसे ले चलेंगे पानी में, पानी में ले चलेंगे क्वेरिंग प्रोसेस के लिए। अब ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं, इतनी बार समझ गए। क्वेरिंग प्रोसेस हो जाएगा, अब इसके ऊपर चल रहा है हम लोग लोड लगा। क्या पता करेंगे लोड लगा करके? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करेंगे, या फिर उसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। फ्लेक्सुरल क्यों बोल रहे हैं, बेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, इस बात को अभी मैं समझाऊंगा। तो अब क्या करने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं मैं, इसको ले चलूंगा और इस पे लोड लगाऊंगा। अब प्रीवियस पेज पे आइए, अब थर्ड पॉइंट लोडिंग आपको समझ में आएगा। ये जो मैं एक फिगर लाया हूं, ये जनरल केस ले आया हूं। यानी देखेंगे, अगर मैंने बोला, अब देखिए रिलेट करिए, मैंने बोला कि स्पेसिमेन का साइज क्या है, 150 इंटू 150 इंटू 700। ठीक है, या फिर मैंने बोला क्या ले सकते हो आप, 100 इंटू 100 इंटू 500, यही तो बोला है मैंने।
तो अब बात समझिए, अगर आप ये साइज ले रहे हैं तो इसमें लेंथ क्या होगा, लेंथ ये होगा, विड्थ और हाइट क्या होगा, बी और डी क्या होगा, ये होगा। अगर ये साइज ले रहे हैं तो इसमें लेंथ क्या होगा, ये होगा, इसमें बी और ये डी होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यह जनरल केस लिया गया है, जनरल केस लिया गया है। अगर बात करेंगे तो ये लेंथ है, ये स्पेसिमेन है, एक्चुअली ये स्पेसिमेन है, दिख नहीं रहा है कलर, तो मैं किस कलर से लिखता, इस कलर से लिखता हूं, दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है साफ, रेड कलर से। ये स्पेसिमेन है। अब ये इस स्पेसिमेन का अगर आप लेंथ देखेंगे तो वो, अगर ये स्पेसिमेन है तो लेंथ कितना होगा 700 मिलीमीटर, हाइट कितनी होगी 150, और विड्थ जो कि फिगर में शायद आपको नहीं दिख रहा है वो कितनी होगी 150। अगर आप, हाँ एकदम सही, एकदम सही। अगर आप जो है 100 इंटू 100 इंटू 500 लेंगे तो ये लेंथ कितना होगा 500, विड्थ कितना होगा 100, और हाइट कितनी होगी 100। तो एक जनरल केस ले रखा है मैंने। अब देखिए स्पेसिमेन जो लिया है आपने, ये रोलर पे रखा गया है, ये रोलर है देखिए। अब इस रोलर का जो डायमीटर लिया जाता है जनरली वो कितना लिया जाता है 38 मिलीमीटर। ये रोलर लिया गया है, इसके ऊपर लोडिंग लग रही है। अब अगर मैं इसको ले रहा हूं 150 इंटू 150 इंटू 700, ये जो होगा आपका, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये 600 होगा। 600 अगर 100 इंटू 100 इंटू 500 ले रहा हूं तब कितना होगा 400 होगा। यानी मैंने कोई भी केस लो, ऑब्लिक लगा कर लिख दे रहा हूं मैं कि अगर ये पहला केस होगा तो 600 होगा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये दूसरा अगर आप ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं स्पेसिमेन, तो ये कितना होगा 400 होगा। यानी 100 मिलीमीटर बचेगा किसी भी केस में बात करें, और वो 100 मिलीमीटर जो बच रहा है वो इधर जा रहा है, दोनों साइड जा रहा है। कितना जा रहा है, ये 50 मिलीमीटर, ये 50 मिलीमीटर जा रहा है, और इधर भी कितना जा रहा है आपका 50 मिलीमीटर जा रहा है। तो ये स्पेसिमेन का कोई भी केस अगर लेंगे तो दोनों केस में ये 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, और ये दोनों केस में से पहला केस लेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और दूसरा केस लेंगे तो ये 400 हो जाएगा। क्लियर है बात। हाइट अगर पहला केस लेंगे तो 150, दूसरा केस लेंगे तो 100। विड्थ अगर बात करेंगे, पहला केस लेंगे तो 150, दूसरा केस लेंगे तो 100। इसके ऊपर लोड लगेगा। अगर ये लोड लगेगा तो देखिए, अगर 600 अगर आप लेंगे तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये दोनों। अब इसको अगले पेज पे थोड़ा सा बनाता हूं मैं अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो एक लाइन लेता हूं मैं, थर्ड पॉइंट लोडिंग को समझाने की कोशिश करता हूं। ये स्पेसिमेन है, ऐसे रफली ही बनाता हूं, सही बन नहीं रहा है। ये देखिए फ्री हैंड से बल्कि ज्यादा अच्छा बन जाएगा। ये स्पेसिमेन है, इसके ये रखा गया है किस पे, रोलर पे। इसके ऊपर जो लोडिंग लग रहा है ये लोडिंग लगाया जा रहा है, ठीक है, ये लोडिंग लगाई जा रही है। अब इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हो सकता है 600 या 400, दोनों केस मैंने बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। 600 कब होगा और 400 कब होगा, 600 कब होगा और 400 कब होगा, ये मैंने बता रखा है। ठीक, ये हो गया आपका 50, सब मिलीमीटर में लिख रहा हूं मैं, 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर, दोनों ही केस में होगा 50 मिलीमीटर। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे।
ये तीनों डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक। और तीनों जब इक्वल होंगे तो अगर 600 है तो ये कितना आ जाएगा, 200 200 200, यानी 200 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर। क्लियर है। अगर 400 है तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 133 के आसपास आएगा, 133.33 जितना भी वैल्यू आए, मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर। यानी अगर मैं बोलूं इसको तो कितना बोल सकता हूं, ये जो वैल्यू है इधर लिखूं, अगर मैं सेंटीमीटर में लिख दूं, क्या थोड़ा कम जगह लेगा, 20 सेंटीमीटर। या फिर मैं लिखूं इसको तो ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 13.3 सेंटीमीटर। ऑब्लिक लगा कर लिख रहा हूं, यानी पहले केस में ये होगा, दूसरे केस में ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सही चल रहा है सब। अब मैं क्या करूंगा, लोड यहां पे इंक्रीज करूंगा, जैसा कि शुभम ने बताया भी है कमेंट बॉक्स में। अब मैं लोड धीरे धीरे क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। लोडिंग रेट क्या होगा यहाँ पे, 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट का रेट होगा। इस रेट से जब मैं लोड को इंक्रीज करूंगा तो एक लोड ऐसा आएगा जिस लोड पे इसके अंदर फ्रैक्चर दिखने लग जाएगा, इस लोड पे इसके अंदर फ्रैक्चर दिखने लग जाएगा। तो फ्रैक्चर जो दिखेगा, मान लीजिए मैं कहीं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, यहां पे फ्रैक्चर दिखा, यहां पे फ्रैक्चर दिखा, तो ये जो फ्रैक्चर दिख रहा है वो नियरेस्ट सपोर्ट से कितना दूर है, ये नोट कर लीजिएगा। नियरेस्ट सपोर्ट से कितना दूर है ये नोट कर लीजिएगा। और इसे मैंने ए बोला है, मैंने क्या बोला है, ए बोला है, मैंने इसे जो है ए बोला है, ठीक। अब बात करें अगर, अब देखिए यहां पे जरूरी चीज है, इसलिए कमेंट करिएगा जो पूछूंगा मैं आपको। ये नियरेस्ट सपोर्ट से जो फ्रैक्चर का डिस्टेंस है उसे ए बोला है आपने। ये टोटल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है। और अगर बात करूं तो ये जो है ये डेप्थ ऑफ स्पेसिमेन है, जिसे डी बोला आपने। और जो विड्थ आपको नहीं दिख रहा है फिगर में वो विड्थ है, बी उसे बोल रहा हूं। तो जब लोड लगाते जाऊंगा मैं, तो आप बताइए क्या होगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, क्या होगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अगले पेज पे लिखूं फॉर्मूला। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मैं एफसीआर से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं इसको एफसीआर से डिनोट कर रहा हूं तो पीएल अपॉन बीडी स्क्वायर, ये होगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तब होगा जब ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से, या दूसरे केस में अगर बात करूं तो 13.3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब होगा। दूसरा केस 3PA अपॉन BD स्क्वायर होगा, 3PA अपॉन BD स्क्वायर होगा कब जब A की वैल्यू 20 और 17 के बीच में हो। 20 और 17 के बीच में हो मतलब इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, if 17 11 सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहा हूं सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में जगह कम कवर कर रहा है इसलिए लिख रहा हूं ऐसे। 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ सही है। एकदम सही। शुभम पूरा कमेंट बॉक्स में भर दिया है, एकदम सही जवाब, ठीक है। तो मैंने दोनों केस के लिए बता दिया शुभम, दोनों केस के लिए बता दिया। ये 20, अब यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा रिलेट करके दिखा देता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी देखेंगे अगर आप ना, तो ए की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर से कम है, 20 सेंटीमीटर से कम है इस कंडीशन में,
ए जो है नियरेस्ट सपोर्ट से फ्रैक्चर तक की दूरी है, तो ये 20 सेंटीमीटर से कम है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे, 3PA/BD²। P वो लोड है जिसपे फ्रैक्चर आया है, A डिस्टेंस है फ्रैक्चर का फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट, जो नजदीक होगा सपोर्ट उससे उसकी दूरी है, B विड्थ ऑफ स्पेसिमेन है, D डेप्थ ऑफ स्पेसिमेन है। यानी दूसरा केस बन जाएगा। पहला केस कब बनेगा, जब A की वैल्यू यानी यहां कहीं रहा हो, तब A की वैल्यू 20 से ज्यादा हो, तब सीधे सीधे क्या लगाएंगे, PL/BD² लगाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो A के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात यह है, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि चलो सर A की दूरी यानी A की वैल्यू 20 से ज्यादा है, तब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। A की वैल्यू 20 और 17 के बीच में है, तब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। और A की वैल्यू अगर 17 से कम आई तो A की वैल्यू देखिए, अब A की वैल्यू देखी जाए यहां पे 20 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब 20 से कम है, 17 से ज्यादा है, तब लगा दिया आपने। अब 17 से भी कम आया तो तब क्या करोगे आप, इस बात को यहां से समझ सकते हैं, तब क्या करोगे, तो इस बात को मैं नोट के रूप में लिख दे रहा हूं। वैसे कमेंट में देखने जरा, क्या करोगे बताओ। शुभम, 4 लोग लाइव हैं। अगर मान लीजिए A की वैल्यू 17 से कम है, तब क्या करोगे, कोई जवाब देगा। A की वैल्यू, इफ A इज लेस देन 17 सेंटीमीटर, अगर आप पहला केस ले रहे हैं तो नहीं पता, और दूसरा केस ले रहे हैं तो 11 सेंटीमीटर से अगर कम है, तब क्या होगा, देन रिजल्ट इज डिस्कार्डेड, यानी उस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और दोबारा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर A की वैल्यू 20 से ज्यादा है, ऑब्लिक लगाया हूं, ऑब्लिक यानी ये फर्स्ट स्पेसिमेन का है और ये दूसरे स्पेसिमेन का है। ऑब्लिक जहां जहां लगाया हूं इसका मतलब ये है, मैं इस बात को फिर से लिख दे रहा हूं, ए ऑब्लिक लगाने का मतलब क्या है, ये है, सेंटीमीटर में लिख देता हूं मैं यहां पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूं, ऑब्लिक इस तरीके से 2 स्पेसिमेन लिए गए हैं। अगर पहला स्पेसिमेन लोगे तो ये पहली चीज आ जाएगी, दूसरा स्पेसिमेन लोगे तो दूसरी चीज आ जाएगी। इसी बेसिस पे मैंने लिखा हुआ है। तो अगर 20 से ज्यादा है तब ये फॉर्मूला, अगर 20 और 17 के बीच में तो ये फॉर्मूला, अगर 17 से कम है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, आपको दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। बातें समझ में आ रहा है। अगले पेज पे P क्या है, L क्या है, बातें मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। वेयर P इज लोड applied on the specimen, कब तक, जब आपको फ्रैक्चर दिखने लग जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, B क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, D क्या है यहाँ पे, डेप्थ या फिर हाइट बोल लीजिए आओ स्पेसिमेन। A क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट, यानी कम वाली दूरी ली जाएगी। क्या कमेंट है सर, कल लेक्चर शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, सर के जैसा कोई अच्छा टीचर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब बात ये है ना
कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला अब हर जगह अप्लाई करना, हर कंक्रीट के लिए, हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आईएस कोड ने बोला कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं हम लोग। आईएस कोड ने बोला अकॉर्डिंग टू आईएस 456, उन्होंने बोला कि ये जो एफसीआर की वैल्यू है सीधे सीधे ले लेना आप 0.7 रूट एफसी के किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। लो, इतनी बड़ी मुश्किल चीज को इन्होंने एक लाइन में दे दी। इन्होंने बोला कि उतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए निकालना मुश्किल है, सीधे सीधे यूज कर लेना। यहाँ पे एफसीके क्या है ये पता है आपको। एफसीके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो किसी भी ग्रेड के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो पता ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ M25 के लिए एफसीके की वैल्यू क्या है, तो एफसीके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। सीधे वैल्यू पुट करो, आपको उस कंक्रीट का आपको क्या पता चल जाएगा, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो ये आसान हो गया, ये आसान हो गया। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम लोग, समझ में आ गया कैसे निकालेंगे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला अलग पूरा डिटेल में बता दिया मैंने आपको, थर्ड पॉइंट लोडिंग का पूरा बता दिया मैंने आपको। तो टेस्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन वैल्यू कौन से यूज करते हैं इसको। चलिए अब दूसरे टेस्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा टेस्ट कहाँ गया, ये रहा। दूसरा है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसे हम लोग ब्राजीलियन टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एक बार, इसलिए मैंने लिख दिया है और ध्यान रखेंगे आप। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राजीलियन टेस्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट यानी स्प्लिटिंग टेंसाइल। अच्छा, एक चीज आपको बताना था, वो मैं भूल गया बताना। ये था कि ये जो टेस्ट आप परफॉर्म किया ना, इसे फ्लेक्सुरल क्यों बोलते हैं, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपका जानकारी बढ़ जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, लोड लगाया जा रहा है। अगर लोड लगाया जा रहा है तो स्पेसिमेन पे जरा ध्यान दीजिएगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन और बड़ा होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी समझ के लिए, ये स्पेसिमेन है मान लीजिए। तो स्पेसिमेन के ऊपर जब लोड लगाया गया होगा तो ये बेंड हुआ होगा। बेंड कैसे हुआ होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेंड ऐसे हुआ होगा कुछ, ये बेंड ऐसे हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा। तो ऊपर बताइए आप, जरा ऊपर बताइए कौन सी लोड लग रही होगी या कौन सा स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर कंप्रेसिव आएगा, नीचे क्या आएगा, टेंसाइल आएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो ये स्ट्रेस डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इस तरीके से बनेगा तो ऊपर क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है और नीचे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। भाई लोड लगा रहे हो तो कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा और ऐसा ही तो हुआ होगा। जब ऐसा हुआ होगा तो ये बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेस बता रहा है और ये बेंडिंग में क्या बता रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस बता रहा है। यानी जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हो एक्चुअली ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है। और जब बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है, इसीलिए तो इसे क्या बोला जा रहा है, क्या नाम दिया है आपने, मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी बेंडिंग की बात कर रहे हो। तो ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअली वो बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करके आप दे रहे हो। ठीक है, क्यों नाम रखा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले एक ले लीजिएगा स्पेसिमेन जो यहां लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 150, फिर मिलीमीटर में लिख दिया हूं मैं, 150 डाया होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं,
सिलेंडर ले रहे हैं ना हम लोग, स्पेसिमेन जो ले रहे हैं वो एक सिलेंडर के फॉर्म में ले रहे हैं जिसका डाया जो होगा वो 150 होगा और हाइट जो होगा वो कितना होगा 300 मिलीमीटर। लेने को कुछ और भी ले सकते हैं, हम लोग तो जनरल केस में बात करेंगे, लेकिन जो लिया जाता है वो भी बात कर लेंगे। यानी कुछ इस तरीके से आप लेंगे, इसका डाया 150 है और लेंथ जो है वो 300 मिलीमीटर। कंक्रीट को इसमें भर देंगे, 24 घंटे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। सेट होने के बाद इसे पानी में रखेंगे, क्वेरिंग करने के लिए जब टेस्ट करना होगा तो निकाल के ले आएंगे। ये सब कहानी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर टेस्ट की बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग। फिर जो है इस पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए अगर बात करें तो इस पे देखिए, ये है आपका सिलेंडर स्पेसिमेन, ये पूरा आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिख रहा होगा। ये क्रॉस सेक्शन केवल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों फिगर मैंने दिखा दिए हैं। मैंने जो है यहाँ पे जनरल केस लिया, लेंथ लिया है, डायमीटर डी लिया, लेकिन अभी के केस में अगर लिखा जाए तो लेंथ कितना ले रहे हैं हम लोग 300 मिलीमीटर, डाया कितना ले रहे हैं 150 मिलीमीटर, और ये लोड अप्लाई किया जाएगा। लोड अप्लाई किया जाएगा सिलेंडर के ऊपर। देखिए जब लोड यहाँ पे ये वाला हिस्सा केवल दिख रहा है आपको इस फिगर में, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे लोड लगाया जा रहा है। जब लोड लगाया जा रहा है, नीचे प्लाईवुड स्ट्रिप लगाई जाती है। देखिए इसका डायमेंशन भी लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सप्लीमेंट्री स्टील बार यहाँ पे लगा करके फिर लोड को अप्लाई किया जाता है। तो लोड जब अप्लाई करेंगे तो लोडिंग रेट फिर से क्या होगा बताएंगे जरा। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। तो लोडिंग रेट यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग रेट जो होगा वो होगा 1.2 से लेकर के 2.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस रेट से लोड को बढ़ाया जाएगा। जब रेट से लोड को बढ़ाया जाएगा तो एक ऐसा लोड आएगा जिस पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर दिखने लग जाएगा। ये फ्रैक्चर देखिए फेलियर प्लेन है, यानी यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। ये फेलियर प्लेन है, यहाँ पे फ्रैक्चर दिखने लग जाएगा आपको। बस वही लोड नोट कर लीजिएगा, बस वही लोड नोट कर लीजिएगा। तब स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बड़ा सिंपल है। फिर से अगर मैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को किससे दिखाऊं, यस टी से दिखा दे रहा हूं। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी। अब देखा जाए अगर तो सिंपल किया जाए तो 2p अपॉन सर्कमफ्रेंस पाई डी इंटू एल, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको अगले पेज पे लिख देता हूं मैं थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे एफसीटी की वैल्यू देखिए, लोड लगाया गया है P और ये लेंथ है कितना L और ये डायमीटर D है। तो FAST स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2p अपॉन पाई डी L। स्मॉल लेटर में लिखा हूं तो इसको भी स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, पाई डी L। ये हो जाता है आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, फिर से अगर मैं बात करूं तो ये जनरली जो है लिया जाता है कितना, फिर से इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, 0.5 से लेकर के, कोई बताएगा क्या, 0.66 FCR, ये जो लिया जाता है 0.66 FCR लिया जाता है। अगर कोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनरली जो है FCT की जो FAST की जो वैल्यू है वो 0.66 FCR है। FCR क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है मेरी बात। एक और चीज समझ लीजिए, आप अगर चाहें तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बता सकते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए तो इस पे डायरेक्ट P अपॉन A करके निकाला जाता है। ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करी जाएगा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करी जाएगा तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, P अपॉन A आ जाता है। फिर से कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है कितनी, 0.5 से लेकर के 0.625 ऑफ FCR लिया जाता है, इतना मान करके चला जाता है।
FCR फिर से क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होंगी। 3 बातें मैंने आपको बता दी। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 से लेकर के 0.625 ऑफ FCR होता है। दूसरा मैंने क्या बताया, जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू जो होती है 2/πdl होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का कितना होता है, 66% होता है। ऐसा बोल सकते हैं, एकदम सही लिखा है शुभम ने। और क्या होता है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, मैंने बता दिया। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 √FCK होती है। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। अब मुझे एक बात बताइए आप, इन सब में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? अगर मैं ऑर्डर में लिखूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं। अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? FCK की है। उससे कम किसकी है? FCR की है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। उससे कम किसकी है? स्प्लिटिंग है या डायरेक्ट है? स्प्लिटिंग है या डायरेक्ट है? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उससे कम किसका है? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये ऑर्डर लिखा जा सकता है। और भी इन ऑर्डर को सही करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी अगर आप इनको डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो मिलता है वो 100 mm³ स्ट्रेंथ होता है। 100 mm³ स्ट्रेंथ। उससे कम 150 mm³ स्ट्रेंथ। उससे कम सिलेंडर का स्ट्रेंथ। यही तो है FCK। इन तीनों को अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसके बाद से लिख सकते हैं आप FCR, FST, FTT। हर एक चीज की मैंने डिटेलिंग कर दी आपको। और यही होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। बताओ कोई दिक्कत इसमें? पूरी डिटेलिंग करके मैंने दे दी। अब कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन यहां से पूछेगा आप बता सकते। ठीक है, तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे पता किया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये टफ होता है टेस्ट को परफॉर्म करना, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है IAS कोड ने, और जो कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ऐसे डील कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से पता चल जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर आप इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कब स्टार्ट करोगे? इन्वायरमेंट पढ़ना है? इन्वायरमेंट भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, पहले एक सब्जेक्ट तो खत्म हो जाए। वैसे मैंने सोचा था इरिगेशन हाइड्रोलॉजी शुरू करने का, तो बताना जो सब्जेक्ट करना होगा, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट, कौन सा सब्जेक्ट करना है वो बता देना, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, पहले लेकिन ये खत्म होगा शुभम तभी हो पाएगा। अभी कंक्रीट चल रहा है, और देखो मैंने पूरा डिटेल में करा रहा हूं ताकि कुछ छूटे ना बच्चों का, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो कमेंट करके बता देना मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी अब कल जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सारी कवर कर दूंगा मैं, और कंक्रीट को ख़त्म कर दूंगा कल। फिर अगले दिन से सैटरडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा एग्रीगेट। अब एग्रीगेट जो है वो एग्रीगेट 3-4 दिन में हो जाएगा, उसके बाद से ब्रिक टिम्बर इस तरीके से ख़त्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, JA की तैयारी एक टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, जितने लोग हो आप लोग। वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अपडेट सारे डाल दिए जाते हैं, तो इकट्ठा एक जगह रहेगा, सब पता चलता रहेगा आप लोगों को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में मैं बात करूंगा हॉट वेदर वर्क, कोल्ड वेदर वर्क, स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बात करूंगा कल। तो कल जो है एक कंक्लूडेड या फिर समराइज्ड क्लास होगा इस पूरे चैप्टर का, सीमेंट और कंक्रीट का। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? शुभम, जय, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।